गुड मॉर्निंग पूजा कुहर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जिस तरीके से आपने एग्जाम में पहली बात तो सेकंड रैंक, जब पहले रिजल्ट आया था आपका सेकंड रैंक था, बाद में जो आया वो एक प्रकार से सीक्वेंस में दिया गया है, इसके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, पहले ये थैंक यू बताओ सर, थैंक कैसा महसूस हो रहा है, मतलब क्या होता है कि एक होता है स्टूडेंट लाइफ, होता है यू आर मतलब मच अहेड ऑफ स्टूडेंट लाइफ, कैसा फील हो रहा है, कैसा मतलब लाइफ में कैसा लग रहा है, डिफरेंस क्या है? सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक मतलब जो बचपन से जब होश संभाला है सब, तब से यही ड्रीम देखा, यही मतलब हाँ। इसी के लिए जी रहे थे अभी। और वही सपना किसी का सच होता है तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी तो होती है, सब फैमिली को, सबको बहुत खुशी है। इवन बीइंग ए टीचर्स वुमन, को भी बहुत खुशी है। हाँ हाँ, मतलब ये बताना कि क्या डिफरेंस आया है, मतलब एक जो मतलब तुम्हें जो अपने बारे में, जो कल तक अपनी इमेज जो चेहरे में देखते थे और आज में, और एक महीने पहले में क्या डिफरेंस लग रहा है तुमको? बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है सर। अभी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है ना माइंड में कि एक कैरियर सेट हो जाए, वो हाँ वाली तो हाँ। अब हो गई है। अब सिर्फ फैमिली बची है कि फैमिली को देखना, एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर अच्छे से काम भी करना है। ठीक है, अब मैं ये एक चीज पूछना चाहूंगा, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या थी, और मतलब इस जो एग्जाम में आपने सिलेक्शन, या बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वैसे तो? सर मैंने एमएससी और पीएचडी किया हुआ है जूलॉजी सब्जेक्ट में। और इसके ठीक अलावा है। मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ ये सब भी क्वालिफाई किया हुआ है। गेट भी क्वालिफाई किया हुआ है लाइफ साइंसेज में। और रैंक भी बहुत अच्छा है मेरा, जेआरएफ में 35 रैंक था और नेट अच्छा, में ये 24 रैंक असिस्टेंट था। प्रोफेसर के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इस रैंक से कुछ नहीं मतलब नहीं, आपको इससे कोई वेटेज फर्क मिलता नहीं है या नहीं? पड़ता, सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रैंक कितनी थी। बस आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए नेट जो है वो बेसिक एलिजिबिलिटी थी, एमएससी और नेट। हम्म। तो आप देखिए क्या है, मेरे मेरे को एक लड़की ने नेट मतलब बेसिकली कॉल किया था लखनऊ से। ठीक है, उसने भी हरियाणा का एग्जाम दिया था, अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ, वो अलग बात है। मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं, वो लखनऊ वाली स्टूडेंट पीएचडी कर रही थी और जिस दिन रिजल्ट आया था वो बेचारी रो रही थी। ठीक है। तो तो मेरा कहने का मतलब उसका यही कहना था कि पीएचडी जब हम कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो मतलब जो टीचर्स होते हैं इतना सपोर्ट नहीं करते, तो इस हिसाब से यस। हम एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर पाते। एक वो स्टूडेंट है, एक जिसने सिर्फ अभी मास्टर्स किया, नेट नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, जैसे हमारी तनु बलहरा, ठीक है, जिसका यस। सिलेक्शन हुआ है। तो इन दोनों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, कैसे ये बैलेंस करें बेसिकली? ये जो पीएचडी जो बच्चा कर रहा है उसके साथ ये जो इशू है, ये बहुत बच्चों को ये इशू फेस करना पड़ता है कि वो पीएचडी कर रहे हैं 9 to 5 जो है। हमारे पास जेआरएफ होता है तो हमें फेलोशिप मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग हमें 9 to 5 लैब में रहना होता है। अगर आप हम्म। लैब में रहोगे तो आपको लैब का ही काम करना पड़ेगा। आपको लैपटॉप लेके आए, आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, अपना खुद का हम्म। रिसर्च पेपर लिख रहे हो, या आपने एक्सपेरिमेंट लगा रखा है, तो आप अपनी पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो इसके हम्म। लिए आपको मैनेज कैसे करना पड़ेगा कि हमें स्टार्टिंग से ये होता है कि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कभी ना कभी वैकेंसी आएगी, तो हमें धीरे धीरे हम्म। करके स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। एक बच्चा वो है जो अभी एमएससी किया है, उसने नेट का एग्जाम दिया है, उसका नेट क्वालिफाइड है, तो उसने वो सिलेबस सारा पढ़ा है, तभी उसने नेट क्वालिफाई किया। तो उसके लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है कि उसने सिलेबस गो थ्रू कर रखा होता है। जो पीएचडी कर रहा होता है उसका थोड़ा गैप आ जाता है, सिलेबस जो है उनका रह जाता है। अच्छा, एक स्टूडेंट है जिसने नेट जेआरएफ कर लिया है, ठीक है, उसका ड्रीम है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, ठीक है, यस। तो क्या उसको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक सवाल ये भी बहुत से स्टूडेंट का आता है कि पीएचडी में जाके इतना हम करें, या बाहर तब तक टीचिंग करके अपना इनकम करते रहें और जब मौका आएगा तब हम जाके इस एग्जाम को देंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस पे क्या सजेशन होगा आपका? मैं तो ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि उसको पीएचडी करनी चाहिए, लेकिन पीएचडी भी जो है एक लॉटरी टाइप से है। लॉटरी सिस्टम होता है ना, किसी की लॉटरी लग जाती है, मतलब किसी को सुपरवाइजर बहुत अच्छा मिल जाता है तो उसका हम्म। पीएचडी भी कर लेता है, वो साथ में अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर लेता है, एक बैलेंस उसका बन जाता है। अब लेकिन जैसे अगर आपको बहुत। सुपरवाइजर अच्छा नहीं मिला, तो उस केस हम्म। में जो आप थोड़ा मेंटली भी परेशान रहते हो, तो आप अपना हम्म। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो आप हम्म। मतलब थोड़ा दिक्कत आती है। बट ऑल ओवर देखा जाए तो बच्चे को पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि पीएचडी में क्या है, बच्चे को फाइनेंशियल हेल्प बहुत मिलती है। अच्छा, एक चीज फोर्टी मैं टू ये कहना थाउजेंड जो है चाहूंगा, वो फेलोशिप जैसे मिल रही है आपका पर मंथ। जूलॉजी से है, ठीक हाँ है, जी। एक स्टूडेंट, क्योंकि हमारे हम लोग तो बेसिकली यूपीएससी फील्ड से हैं, तो आप तो यस। हमारे यहाँ मतलब एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज के फॉर्म में हमारे पास आए थे, हमें भी नहीं पता था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स को डील करेंगे। ठीक है,
मेरा पास क्या होता है कि सपोज करिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारे पास जब आते हैं ना, वो यूपीएससी दे रहे होते हैं, मतलब उनका नेट जेआरएफ भी है, कुछ पीएचडी वाले भी है, कुछ बीएससी भी है। तो मेरे पास सारे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मतलब बीएससी से लेके उनकी जितनी क्वालिफिकेशन हो सकती सारे ही हैं। मेरा कहने का मतलब है, इफ नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर तो उनके पास और क्या अपॉर्चुनिटी है, बात समझे? क्योंकि आज मैं भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का चला रहा हूँ, मगर मैं ये बात एकदम खुले तौर से बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब इज लाइक अ गैम्बल। ठीक है, ऑनेस्टली मैं बोलना चाहता हूँ। तो हर जो स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं एक तरह से मैं बोलूँ, हमेशा बोलना चाहता हूँ कि एक उस स्किल उसके पास ऐसी होनी चाहिए, भले ही टीचिंग की हो, चाहे ओरेटर की हो, चाहे जो भी स्किल हो, ताकि वो ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जॉब ना हो। सपोज करिए, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट को देख रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो उनका लाइफ मतलब सच में, मतलब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत क्वालिफाइड बंदा, अपना नॉलेज भी वेस्ट हो रहा है, और लाइफ में जो एक होता है ना स्माइल इंपॉर्टेंट है, वो कहीं मिसिंग आउट है। तो आप इनको कैसे सजेस्ट करेंगे, इफ नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्या? ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, 100 लोगों का पोस्ट आया था, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली 100 ही लोग सेलेक्ट होंगे। और उसमें 101 बंदा, वो अनलकी कॉर्नर को जो भी आप दिलासा देने को कह सकते हो, मगर सच मायने में वो भी एलिजिबल था, कुछ किस्मत साथ नहीं दिया, जो भी कह सकते हो, है ना? तो उसमें किसी का मतलब नहीं है कोई फेल हुआ पास, इसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही उतनी थी तो होना 100 को ही है। तो मेरा कहने का मतलब, उन लोगों को क्या आप सजेशन देना चाहोगे? देखो सर, मैं तो बहुत सब बच्चे करते हैं जिसने नेट किया है, ऐसे तो किसी एक बच्चे का नेट एग्जाम क्लियर नहीं होता है, मेहनत ही होता हम्म। है तभी होता है। देखो हमारे जो हरियाणा में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो निकली थी, उसमें हम्म। 2800 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। 2800 2800। बच्चों में से 100 हम्म। बच्चा सेलेक्ट हुआ है लास्ट में। 100 भी नहीं, हाँ। 83, 83 बस। की लिस्ट लगी है। तो हम्म। मेहनत तो सबने की थी। जिसने प्री हम्म। एग्जाम पास किया वो तो बहुत ही ब्रिलियंट थे। उसमें वही भी आप वही। लगा लो 350 के आसपास बच्चा था जो क्वालिफाई किया था स्क्रीनिंग एग्जाम में। वो बच्चा हम्म। आप मैंने खुद देखे हैं। उसमें से कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, कुछ मेरे क्लासमेट्स थे, कुछ सीनियर थे। सारा टाइम लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। आधे हम्म। बच्चे तो ऐसे थे जिनको देख के ये लगता था कि इनका तो सिलेक्शन होना ही है, कि मतलब वो इतनी सीटिंग दे रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी वो स्मार्ट स्टडी करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है, टाइम कैसे मैनेज किया एग्जाम हॉल में, वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सा लक फैक्टर भी होता है। जैसे मेरी अभी एक स्टूडेंट है, उड़ीसा पीसीएस का एग्जाम था उसका, तो उसकी मम्मी का क्या हुआ कि उनको बीपी डायबिटीज था, उसी वजह से उनका हेल्थ डिस्टर्ब हुआ, पेट में कुछ हुआ, और उनको क्या हुआ कि ट्यूबरकुलोसिस पकड़ लिया। आप सोचिए कि उस लड़की का मेंस है, और पूरे 4 महीने उनकी मम्मी जाके बैठ रही थी। उसका आज मार्कशीट आया तो उसका मार्क्स इतना अच्छा है, सिर्फ 10 नंबर से उसका मेंस रह गया। तो कभी कभी ये भी लाइफ में आएगा कि आपकी हेल्थ या फिर आपकी नियर डेड की इतनी खराब हो जाएगी कि आप लिटरली आप वो टाइम नहीं दे पाएंगे, कितना भी डिजर्व करता है। तो वो सच है कि वो गिल्ट अपने ही अंदर होता है। हम ही जानते हैं हम क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते, तो ये आम जिंदगी में ये होगा। तो कभी कभी मतलब ये भी सिचुएशन आता है। मैंने अभी मतलब शालिनी बेहरा करके एक स्टूडेंट है हमारी, तो उसके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, अब कोई कहेगा ये नहीं होता, वो मैनेज हो जाता, बट दैट्स लक फैक्टर रियलिटी। से बहुत अफेक्ट तो बहुत, करता अगर आप है। मेहनत और लक दोनों चाहिए सर। हाँ। ठीक मेहनत है। के साथ आपको लक भी चाहिए। तो मैं ये जो इंटरव्यू है, बेसिकली मतलब मेरा पर्पस ये है कि स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को जो है इतना बर्डन ना ले कि होगा नहीं होगा। पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, सच मायने में यही है। कहीं भी पढ़ाने चले जाओगे तो भी मतलब, ये मेरा बर्डन कम करने का है, मेन मकसद ये भी है हमारा। ठीक है। अब मैं आपसे प्रिलिमिनरी के लिए मतलब बेसिकली आपने क्या क्या किया, मतलब क्या रिसोर्स थे, मैं आपको एकदम फ्री हैंड देता हूँ किसी भी कोचिंग का, कोई भी नोट्स, कोई रिसोर्स, यू आर टोटली फ्री। ठीक है। मतलब हमारा जो आपने इस्तेमाल किया है वो अलग बात है, जो आपने इस्तेमाल किया टोटली फ्री आप बता सकते हैं। फ्री के लिए आपने कैसे अप्रोच किया, क्या क्या रहना चाहिए, और ये सोच के कि यूपी वालों का एग्जाम अभी आने वाला है, वो उनके डायरेक्शन में आप कैसे बताएं? सबसे पहले तो अगर हम प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी बुक्स होती है हमारी 11th 12th वाली, वो बड़े हम्म। बड़े साइंटिस्ट ने लिखी होती है। उसमें एक एक लाइन जो है वो बहुत हम्म। मायने रखती है। आप पहले हम्म। एनसीईआरटी गो थ्रू किए, उसके बाद आप जो है एमसीक्यू वाली बुक्स लगाए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते एमसीक्यू हैं। बेसिकली आप कौन सा, ये जो नेट जेआरएफ वाले एमसीक्यू होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नीट वाले जो एमसीक्यू होती है वो भी देख लेते हैं, कुछ नेट जेआरएफ वाले भी देखते हैं, और बहुत से एग्जाम होते हैं बेसिकली जो मुझे उतना नॉलेज नहीं है।
तो वो सारी देखनी चाहिए या कोई स्पेसिफिक बुक है या रिसोर्स है जिसका आप बोलना चाहो? नीट वाले जो है वो इस लेवल के नहीं होते, नीट वाले तो नहीं देखने चाहिए। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। उसके अलावा जो पीजीटी होता है, पीजीटी बायोलॉजी होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पीजीटी एग्जाम्स होते हैं जो 11th 12th के लेक्चरर के लिए होते हैं, तो आप उनको जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी 11th 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। या आप एमसीक्यू में करें तो जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट के, मान लो यूपी में जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, जीआईसी लेक्चरर बोलते हैं आई थिंक उधर, तो उनके जो एमसीक्यू की बुक्स आती है आप वो पढ़ें, उसमें से आपको काफी अच्छा, मतलब काफी फ्रूटफुल रहेगा वो आपके लिए। जो सीएसआईआर नेट वाले जो एमसीक्यू होते हैं उसमें बी सेक्शन होता है, जो बी सेक्शन होता है सीएसआईआर नेट एग्जाम में, आप उसके पीवाईक्यू लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके नोट्स हैं, एमएससी की बुक्स आपने फॉलो कर रखी है, स्टैंडर्ड बुक्स, जो आपके खुद के नोट्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप वही पढ़ें और कोई ज्यादा से ऐसी बुक ज्यादा जो एमसीक्यू आपने लगाएं। इस्तेमाल की हो ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि बेटर है? मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बट जो सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगी बुक वो है यूथ पब्लिकेशन वाली बुक। आई थिंक वो यूपी में, यूपी की पब्लिशर की बुक्स है वो, यूथ पब्लिकेशन, अच्छा, यूथ यूथ पब्लिकेशन की बुक है। कंपटीशन गाइड करके होती है, उसमें सब्जेक्ट वाइज बुक्स होती हैं। उसमें ओके। आप ये लगा लो 6000 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ जूलॉजी के। ओके। तो अगर आप उसको करते हो तो एक तरीके से आप अपना सिलेबस में से ही गो थ्रू हो जाते हो, इतने क्वेश्चंस है उसमें कि आपको लगता है आपने सिलेबस कवर कर लिया। ओके। उसके अलावा तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पीवाईक्यू आते हैं, ये यूथ हम्म, पब्लिकेशन वालों ने ही निकाल रखी है एक बुक उसमें, जिसमें अलग अलग स्टेट के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए ना वो हैं, हम्म, आप वो पढ़िए। ओके। आज जैसे आपके यहाँ, तो जैसे मैंने देखा है, अभी स्टूडेंट से एक बात हो रहा था तो उसने बोला कि हमारे यहाँ जीएस का भी है, जैसे यूपी में 30 कुछ मार्क्स का जीएस भी, आपके लोग में तो जीएस तो था नहीं, हमारे में सिर्फ जैसे और नहीं है। जीएस। ठीक है, तो आप मतलब यूपी वालों के लिए क्या स्पेशल सजेशन होगा कि वो लोग किस तरह से अप्रोच करें? पहले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि 70% मार्क्स आपके सब्जेक्ट के ही हैं। आप हम्म, देखिए जहाँ पे हमारे 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था, 100 मार्क्स जो है सब्जेक्ट के ही थे, बट फिर भी कट ऑफ जो है वो 65 पे गया था, जनरल का हम्म। कट ऑफ। तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें और साथ में अपना थोड़ा बहुत जीएस का पढ़ लें। जीएस का बेसिकली मैं इतना बोलना चाहूंगा, दृष्टि पब्लिकेशन का आपको दृष्टि, मिल जाएगा। आईएएस, विजन, हाँ, आईएएस, ये सब मैगजीन मिल आप जाएगा, और एक खास यूपी का कोई भी ऐसा बुक उठा लेंगे जो यूपी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। यूपी उससे की ज्यादा आप नॉलेज। डिटेल में नहीं कर सकते, अगर करना भी होगा तो एक लूसेंट की बुक आती है, आप उससे जीएस कवर कर लिए। इससे ज्यादा आपकी कैपेसिटी, मतलब फिर वो आप क्या होगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा आप करने का कोशिश करेंगे तो लूसेंट से तो आप आपका अपना जनरल। सब्जेक्ट को नहीं अच्छे से कर पाओगे, आप हाँ, जीएस में ही तो चले इतना सा जाएंगे। बहुत है। आप मतलब करंट अफेयर के लिए पीसीएस के जो लोग बुकलेट इस्तेमाल आती है, इस समय पीसीएस का हाँ एग्जाम जी। हुआ है कल ही, तो वो वाली बुकलेट, और जैसे जब आपका होगा वहां पे दृष्टि पब्लिकेशन का करंट अफेयर ले लेंगे, और क्या कहते हैं, लूसेंट से करंट जीएस कर लेंगे। इससे ज्यादा आप करने का कोशिश नहीं कर सकते, और थोड़ा बहुत अगर हो तो कोई सबसे पतली सी जो बुक हो जो यूपी के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो, दैट्स इनफ। उससे ज्यादा का मैं सजेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा हैंडल नहीं होगा आपसे। बाकी जो लड़के पीसीएस का तैयारी करते हैं, वो आईएएस का करते हैं, उनसे compete करने का कोशिश मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो वही पढ़ रहे होते हैं, तो वो उन लोग को भले ही उसमें नॉलेज होगा, मगर आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ज्यादा वहां पे होगा। तो हर का हर पर्सन का जो तैयारी कर रहा है उसका अपना एक एज है, और वहीं पे उसका नुकसान भी है। ठीक है। अब आते हैं मेंस पे। मैम, आप मेंस का पहले ही बताइए, ये स्पेशली एक क्वेश्चन और है, ये फॉर्म कब आया था, और फॉर्म आने के बीच में, प्री के बीच में डिफरेंस कितना था? वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जाम जो निकलता है, तो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम के बीच में कम से कम 2 महीने का गैप होता है। बट हमारा जो हम्म। हरियाणा में जो फॉर्म निकला था वो लास्ट ईयर निकला था, अगस्त 2024 में। उसके ओके। बाद जो है ये मार्च 2025 में वापस रीओपन हुआ, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, और उसके बाद हम्म। 4 मई को इसका एग्जाम था, प्री एग्जाम। तो ये 4 लगा लो मई 15 मार्च से लेके मई में। हम्म। ठीक है, मतलब 6 से 7 महीने का आप ये एक तरह से गैप था, है ना? ठीक है। मतलब एक चीज आपसे ये भी पूछूंगा, जब फॉर्म आया था तो आपको एक डाउट ऐसा था कि कब होगा एग्जाम? क्योंकि जनरली हम लोग को हमेशा डाउट होता है, इस तरह के फॉर्म आते हैं तो हमेशा एक डाउट होगा कब होगा एग्जाम। तो उस मेंटेलिटी से कब आपने लड़ा था? क्योंकि यूपी का जैसे फॉर्म आ गया, डेट ये पहले से बताते नहीं है, तो
उसकी यस। वजह से क्या होता है, स्टूडेंट ऐसी डिलेमा में रहता है, कब होगा एग्जाम, कब हम अपनी पढ़ाई स्पीड अप करेंगे। अब जैसे पीएचडी वाला स्टूडेंट है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोचता है कि एग्जाम आ जाए तो हम प्री की पढ़ाई स्पीड अप करेंगे, ठीक है। तो उस माइंडसेट को बेसिकली आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि ये मतलब जब आप सेलेक्ट हो जाते तो लगता है आपने हैंडल किया, मगर सच मायने में जब फॉर्म आता है, उस बीच के ड्यूरेशन पे ना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग ये चीज होती है कि डेट भी पता नहीं चल रहा है, फॉर्म भी भर दिया और सिलेक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है, क्योंकि आप छुट्टी भी लेंगे तो 4 से 5 महीने का कहीं से मिलेगा ना। आपको छह यस। छह महीने 7 7 महीने का वो भी क्लियर नहीं है कि कब एग्जाम होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उस मेंटल जो है उसको कैसे आप मतलब जो हैंडल किया, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लम आता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकला था सर, उस टाइम मेरी पीएचडी चल रही थी। ये लगा लो मेरा प्री भी नहीं हुआ था, प्री सबमिशन भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि आप पीएचडी को एक साइड रखो, एग्जाम फॉर्म निकले हैं तो एग्जाम तो होगा ही होगा। तो एक महीना पूरा सबने मिलके खूब पढ़ाई की, बट बाद में हम्म, कोई एग्जाम की डेट नहीं आई तो सब थोड़ा थोड़ा ढीले पड़ गए। लेकिन मैंने फिर भी कंटिन्यू रखा अपना, जो थोड़ा थोड़ा हम्म, जो कंसिस्टेंसी है पढ़ाई की वो मैंने कंटिन्यू रखी। उसके बाद मैंने फिर काफी वेट किया कि शायद अब नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ये होता है कि अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बावजूद भी आपको कम से कम 1.5 महीना मिलेगा। हम्म। फिर उसके बाद देखा कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो फिर मैंने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी। एक फाइनल चीज है, वाइवा भी हो जैसे गया, आप सब एक हो तो गया। मैरिड हैं, जैसे दोनों का देखिए, बॉयज और गर्ल्स का कोई मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मगर बॉयज का एक अपना चैलेंज होता है कि उसकी 27 के ऊपर एज हो जाती तो उसको कमाने का गजब प्रेशर होता है, आप में शादी का प्रेशर होता है। तो यस। आप आपकी मतलब क्या है कि पूरी तरह से एक कंप्लीट फैमिली है आपकी, यस। उस समय में किस तरह से मतलब हैंडल करना, वो भी अपने आप में एक डायरेक्ट मतलब एक टफ जॉब होता है, यू हैव मेंटेन दिस रिदम, मतलब वो कैसे, क्योंकि ऐसा आप नहीं हो, मतलब इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो स्टूडेंट हैं बेसिकली जिनका पीएचडी, उनका मैक्सिमम का शादी हो जा रहा है या बाल बच्चों के साथ पूरी तरह से उनकी कंप्लीट फैमिली है, उस कंडीशन में उनको मतलब एक तो उनका अगर अर्निंग कर रही तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फैमिली, और उसी तरह से ऐसा नहीं है कि बॉयज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उनकी एक अपनी मेंटल से। अब हर इंसान जिस सोसाइटी में है उसी तरह का कोप अप है। कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि किसी पे ज्यादा है या कम है, मतलब है कि एज ए गर्ल, मतलब अभी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूं, तो आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डील किया। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस आपके इन लॉज कैसे हैं। मेरी हाँ, मदर इन लॉ बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ, जैसे ही पता चला कि एग्जाम आने वाला है, मान लो मार्च में नोटिफिकेशन आ गया कि मई में आपका एग्जाम है, तो मेरे हम्म, हस्बैंड नहीं, बस पढ़ाई करो। खुद बच्चों को संभालते थे, मम्मी जो है वो काम करती थी, और पीएचडी मैंने सबमिट कर दी थी। अब बस फैमिली कंप्लीट थी, शादी थी, बच्चे थे, बस एक ही चीज बची थी, वो था अपना सपना पूरा करना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। तो घर वालों का काफी सपोर्ट रहा। प्लस हम्म, जो पीएचडी सुपरवाइजर है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ो, कैसे अप्रोच से पढ़ो। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा एमसी क्या लगाओ, एमसी क्या लगाओ। मतलब मेरी हम्म, पीएचडी हो गई थी, बट फिर भी वो मुझे फोन कर करके पूछते थे कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन। मैंने कहा सर हो गया सिलेबस। फिर वो बार बार बोलते थे कि एमसी क्या लगाए, प्रीवियस ईयर लगाए, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढो, वहां से देखो, क्योंकि उनको ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो पहले कभी आईएएस के क्वेश्चंस होते होंगे, उसमें है ना। मल्टीपल चॉइस पहले होगी। 2013 के पहले ना जो आईएएस का एग्जाम होता था, उसमें जूलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव की तरफ आता, उसमें जो प्री होता था, जो भी ऑप्शनल लेते थे उसका ऑब्जेक्टिव आता था, मगर अब 10 से 13 साल से ये चीजें बंद हो गई हैं, ठीक है, तो अब वो अब क्वेश्चन वो मिलती आउटडेटेड भी भी हो नहीं है जाते हैं। मार्केट में सर, मुझे बार बार बोलते थे कि वो वाली बुक लेके आओ, वो क्योंकि वो क्वेश्चंस सर उस लेके टाइम आओ। के होंगे ना, मतलब वो सर सर ने उस जो टाइम टाइम होगा ना उस समय उन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो उनको वो चीज याद आ रही होगी। ठीक है, अब आते हैं मेंस पे, है मैम आपका। तो मेंस के लिए स्पेशली ऐसा क्या किया जिसमें, क्योंकि आपके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, मतलब आप सेकंड टॉपर्स में एक तरह से हैं आप, जो पहला लिस्ट आया तो उसमें आप सेकंड हाईएस्ट थे उसमें। तो आपका क्या अप्रोच था, क्या क्या रिसोर्सेस इस्तेमाल किए आपने पहले तो वो, और फिर क्या मेंटल प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डील करना और मेंस को लिखना वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये हेडेक हम अभी डेली झेलते हैं। मेरे पास नेट जेआरएफ वाले, ग्रेजुएशन वाले और इवन पीएचडी वाले भी स्टूडेंट है, जब मतलब जो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो पता चलता है कि कुछ वो जो बैचलर जो अभी 20 जून को निकला है वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है, बजाय कि वो पीएचडी वाला स्टूडेंट ऐसा आंसर लिखता है कि जो टाइम लिमिट में प्रैक्टिकल वे में
उसको वर्ड लिमिट में लिख बनाना इम्पॉसिबल है। तो कभी कभी नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो उन सारों के बीच में पहले आपसे बैलेंस चाहूंगा कि पहले तो रिसोर्स बताएं आप क्या है। सबसे पहले तो सर देखो, मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो मैंने हम्म। जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। बट क्या एक हम्म। टाइम गैप आ जाता है कि आपने मैंने 2018 में जो है जेआरएफ एग्जाम पास किया था। हाँ, लंबा उसके गैप है। बाद अब 2025 में एग्जाम हुआ है, तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है, गैप काफी ज्यादा है। तो अपने जो नोट्स थे वो मैंने पढ़े। एक बुक आती है पाथफाइंडर पब्लिकेशन की, वो आप कहीं भी किसी भी बुक डिपो से आप पढ़ सकते हम्म। मतलब परचेज कर सकते हैं। हम्म। तो वो वाली बुक लें आप, उसमें इशू अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं, 1 2 वॉल्यूम करके, प्लस उसमें वो एमसीक्यू वाली बुक्स भी होती है जिसमें जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वो वाली बुक खरीदें। उसके अलावा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ज्ञान बिंदु अकेडमी। ओके। उसमें क्या उनके जो रिटर्न वाले नोट्स है ना, जिस बच्चे ने आप वहां से कोचिंग लिया, अगर आपको वहां से उनके जो नोट्स मिल जाएं तो बहुत अच्छे हैं वो नोट्स। उससे क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी। बट वो जो नोट्स होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट हम्म। अब जो फर्स्ट टाइम हो रहा था एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इसमें सब्जेक्टिव वाला, तो इसमें क्या था कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो कोई नहीं सिखाता। हमें सिर्फ इस अप्रोच से पढ़ाया जाता है कि आप एमसीक्यू कैसे निकाल लोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मतलब आज तक जो भी एग्जाम दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, सब में ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होते थे। पहली बार ही ऐसा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। तो मतलब ऐसा था कि लिखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां पे 4 ही सीट होती हैं एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन मार्क्स जो होते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। वो भी A4 शीट्स होती है प्लेन पेपर पे। आप क्या ही लिखोगे, कितना लिखोगे, कितना छोड़ोगे। उसके अलावा आपको टाइम भी 3 ही घंटे मिलेंगे, क्वेश्चन भी 15 है, आपको आता बहुत कुछ है, आप कैसे मैनेज करोगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, रिजल्ट आने के बाद पहले रिसोर्सेज देखे कि कौन कौन सी बुक्स अभी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, बीच में कोई नई बुक्स आई हो जो हमने नहीं देखी हो पहले टाइम पे, 18 के बाद तो हमने ऐसी बुक्स नहीं देखी। फिर मैंने सर्च किया, तो मैंने टेलीग्राम पे देखा, एक काफी सारे नोट देखे मैंने, इवोल्यूशन वाला भी था, बट मेरे को उसमें मजा नहीं आया। फिर मैंने एक दूसरा टेलीग्राम चैनल देखा, मास्टरिंग जूलॉजी ने 89 डेज था। तो मुझे लगा कि 89 डेज में सब सिलेबस कवर हो रहा है, मैं इस बुक को देखती हूँ। उसमें फ्रीली भी कुछ कंटेंट अवेलेबल था, इसमें हम्म। क्वेश्चन बच्चों की आंसर सीट सैंपल कॉपीज जो चेक करके डाली हुई थी, वो मैंने पहले देखी। उसमें हम्म। कमेंट्स भी थे, सैंपल पेपर्स भी थे, प्लस उसमें बुक का जो कंटेंट है ना उसके भी फोटो लगा रखे थे कि इस वाली बुक में ये वाला कंटेंट है। कुछ एक बीच में फ्लो चार्ट्स की भी फोटोज थी जो कोई भी देख सकता है, कोई भी बच्चा, उसको फ्रीली अवेलेबल है। तो मैंने उसको देखा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही वाली बुक जो है पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है उतना। एक महीने हम्म। का टाइम था, आप एक महीने के टाइम में पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा था। तो सबसे हम्म। पहले मैंने अपने दिल को ये किया, नहीं ये वाली बुक बेस्ट है, अब मैंने और कुछ नहीं छेड़ना है, अपने जो खुद के नोट्स हैं वो पढ़ने हैं, और प्लस ये वाली बुक मैंने पढ़नी है। तो मैंने वो वाली बुक को परचेज किया, और उसमें से मास्टरिंग मुझे जूलॉजी जो हमारी ये आइडिया बुक लगा है, कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपके पास हमारा मास्टरिंग जूलॉजी चारों बुक भी थी और हमारा टेस्ट पेपर भी था। अब कितना इस्तेमाल, यस। मतलब टेस्ट पेपर आपने कितना देखा वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये आप ही बता पाओगे। बुक अगर अगर कोई स्टूडेंट वो चारों बुक अगर ईमानदारी से पहले उसे खत्म कर ले, रेस्ट ऑफ द, तो उससे कितना फायदा होने लगता है? 70-80% या 90% सिलेबस कवर हो जाएगा उससे। देखिए मैं बताऊंगी कि मैंने तो आपकी बुक ही पढ़ी थी, चारों बुक का एक एक पेज, एक एक लाइन मैंने पढ़ा था। बल्कि मैं उस बुक में देखती थी तो मैं क्या आपको बोलती भी थी कि ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस में आया हुआ था, स्क्रीनिंग वाले हाँ हाँ। एग्जाम में था, ये लाइन मेरे स्क्रीनिंग वाले एग्जाम में थी। तो क्योंकि उस टाइम ये मुझे बुक फील होता था कि शायद ये बुक मैंने पहले पढ़ ली होती तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही हो जाता, और मेरे बहुत अच्छे, और ज्यादा अच्छे मतलब नंबर ये आते बुक थे बेसिकली एग्जाम। हमने क्या है अपने प्रिपरेशन टाइम में बहुत मेहनत की थी यूपीएससी में, तो हमने यूपीएससी वालों के लिए बनाई थी। और तब तक बेसिकली क्या है, हमने कभी बीएससी एमएससी नहीं किया, हम मेडिकल फील्ड के हैं। तो हमें कभी माइंडसेट में आया भी नहीं कि हम, सच बता रहे थे, बुक जब बनाते थे हमें ये भी नहीं पता था सीयूईटी क्या होता है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोई एग्जाम होता है। क्योंकि हमारे जो इंटरव्यू होता था, हमारे यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे मेडिकल में, वो बेसिकली डायरेक्टली इंटरव्यू से आते थे, एक पोस्ट निकलता था, उनका सिलेक्शन हो जाता। तो हमें ये बेसिकली इसका कोई आइडिया नहीं था।
तो ये हमने यूपीएससी के लिए बनाई थी। बाद में जब हरियाणा का हुआ तो मतलब इतनी तेजी से ऑर्डर आने लगे कि मैं कहूँ कि ये किस चीज का ऑर्डर है, तब पता चला कि उसमें से आप 6-7 स्टूडेंट जो हमसे रेगुलर कांटेक्ट में थे, ठीक है, और जो आपके पास टेस्ट पेपर थे जो हमने बेसिकली हम यूपीएससी वालों के लिए कराते हैं, तो वो टेस्ट पेपर से कुछ फायदा हुआ था नहीं, जो मेंस के लिए स्पेशली था हमारा। बिल्कुल सर, उस टेस्ट पेपर से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देखो हमारे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि जिसमें रेप्लिकेशन भी पूछा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन भी हम्म। पूछा हुआ, वो यूकैरियोट्स में भी पूछा हुआ, वो प्रोकैरियोट्स में भी पूछा हुआ है, और वही क्वेश्चन एक था 10 मार्क्स का। अब आपको वो कैसे 4 पेजेस के अंदर यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ट्रांसक्रिप्शन भी, रेप्लिकेशन भी, डिफरेंस भी और सिमिलैरिटी भी आप कैसे बताओगे? तो वो सब जो चीजें हैं कि हमें कैसे मैनेज करना है, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो जो हमने आपके सैंपल पेपर मॉडल आंसर्स जो पढ़े उससे काफी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ मुझे तो। ओके, मतलब तो ये रिसोर्स मतलब अभी के लिए मतलब सफिशिएंट होंगे, पहले इतने में कमांड कर लें, फिर जो बच जाता है फिर आदमी अपने देख देख और फिर एक्स्ट्रा अपने करता है। अपने खुद के बनाए हो जो आपने कभी पढ़े हो नेट पे, सिर्फ वही पढ़े, क्योंकि अगर टाइम आपके पास कम है तो आप ज्यादा इधर उधर ना भागे। एक क्वेश्चन और है कि अगर यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जैसे आप आपके पास जो भी रिसोर्स था वो बेसिकली यूपीएससी का रिसोर्स था, ठीक है, तो अगर इस ये वाले जो क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करके स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में बैठता है, क्या उसको एज मिलेगा या नहीं? क्या जैसे सर? सपोज करिए कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बेसिकली यूपीएससी एग्जाम के लिए चलती है, ठीक है, यस। अगर वही जो टेस्ट मैंने आपको मॉडल आंसर के फॉर्म में दिए थे, अगर वही चीज मैं आपको एज ए टेस्ट सीरीज आपसे करवाता, तो आपको लगता है कि कुछ ज्यादा और कॉन्फिडेंट महसूस होता है आपको? यस सर, बिल्कुल होता। हम यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस थे उससे भी, जैसे हाँ। आपने मुझे एक सैंपल पेपर दिया था वो प्रो कैरी, वो इस प्रोटोजोआ से था, हाँ, उसमें उसमें फाइलम प्रोटोजोआ डायरेक्टली के क्वेश्चन आया क्वेश्चंस थे, हुआ था वो मलेरिया, मलेरिया का पैरासिटिक प्लाज्मोडियम, एडेप्टेशन। लेशमैनिया लाइफ साइकिल। देखिए हाँ। लेशमैनिया की जो लाइफ साइकिल है वो हमारे किसी भी बुक में नहीं होती है। हमारा जो ग्रेजुएशन का हम्म। सिलेबस होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, तो लेशमैनिया लाइफ साइकिल हमारे हमने कभी नहीं नहीं। पढ़ी। आपकी बुक में हमने देखी है। हाँ, वो जो पहला मॉडल आंसर भी दिया था उसमें सेम क्वेश्चन भी था, मगर बस अलग था कि प्लाज्मोडियम का पैरासिटिक एडेप्टेशन हमने अलग पूछा था, लिज्मानिया का अलग पूछा था, बट वो क्या उन्होंने मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया था, ठीक है, तो ये चीज था। तो अब आप ये जो यूपी वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनके लिए कोई स्पेशल सजेशन देना चाहोगे आप? अ, जैसे ही फॉर्म निकल गया उसके बाद से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। पहले बेसिक जो है अपनी एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक मतलब आपका जरूर कहने पढ़ें। का मतलब है यहाँ से अब पॉज नहीं लेना है, भले ही जितना भी डिमोटिवेशन हो, जितना भी लगे कि नहीं हो पा रहा है। डिमोटिवेशन हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में नेगेटिव प्रेशर्स होते हैं, बट हम्म। डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हो। हाँ, क्योंकि इस समय क्या होता है कि जब तक डेट नहीं आता, ऑनेस्टली मतलब क्या होता है ना कि सब सेटल आउट करके पूरा तरह से डेडिकेट देना एक मुश्किल काम होता है, ठीक है। और अब आपसे मैं इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपको मतलब कैसे प्रिपरेशन किया बेसिकली आपने? और देखिए सर, सब्जेक्टिव एग्जाम का जो एग्जाम दे के आए उसके बाद उन्होंने हमें बताया नहीं हमारे मार्क्स कितने हैं। हाँ हाँ। उन्होंने इंटरव्यू के साथ ही एक साथ से लिस्ट लगाई, और 2 टाइम्स उनको लेने थे, लेकिन 2 टाइम्स भी जो है वो पास नहीं हुए थे। उन्होंने सिर्फ लिस्ट लगा दी कि ये बच्चा जो है वो सिलेक्टेड, उनका जो है एग्जाम क्रैक हो गया। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था इंटरव्यू का भी, कि इंटरव्यू में हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे मार्क्स कितने हैं। हम्म। मान लो कि किसी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है तो वो उतना प्रेशर नहीं लेगा, बट अभी पता ही नहीं है कि किसके सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं, किसके कितने गंदे मार्क्स हैं। तो सब एक इक्वल थे उस टाइम पे, तो इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि इंटरव्यू 12.5 मार्क्स का था। वही आपका सिलेक्शन कराएगा और वही आपको कंपटीशन से बाहर भी करेगा। तो कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू के लिए जो है हमने आपको, आपने एक सेशन कराया था, अनुराग सर थे हाँ, शायद वो, अनुराग सर से। वो गोरखपुर यूपी के ही यूनिवर्सिटी। मतलब प्रोफेसर है वो, ठीक है। हाँ जी। आपके साथ में जो सिलेक्टेड है ना मनीषा, तो हमारा कोई हाँ जी। मतलब बेसिकली कोई वो नहीं था, तो मनीषा ने मैं फोन किया था, तो उसने पूरा जिद मान लिया था कि इंटरव्यू करा के ही रहेंगे। तब हमने सर से बात की, तो फिर सर ने बोला कि ठीक है हम रखते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने फिर अनुराग सर को रखा था। उनको मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया अपने टाइम में, उन्होंने अलग अलग स्टेज से गए तो उनको बेटर नॉलेज था, उन्होंने अच्छे से लिया था। तो एक चीज ये तो हो गई मतलब जो आपने प्रिपरेशन किया। कुछ चीजें जैसे जब हमने इंटरव्यू आपसे हम लोग का चल रहा था, तो राखी ने बोला था कि डेमो टीचिंग वाला कंसेप्ट,
ठीक है। कुछ उसका जो पहले एक बार 2019 में दिया था उसका डेमो टीचिंग हुआ। तो आप कैसे बोलना चाहोगे कि डेमो टीचिंग को कैसे इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर माइंडसेट बना के रखें? क्योंकि आपका कभी कभी क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि यूपी जैसे एग्जामों में या पहले पीसीएस में मैंने देखा है कि रिजल्ट सपोज करिए 20 तारीख को आया, इंटरव्यू 28 तारीख से स्टार्ट कर देते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं होता। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर डेमो टीचिंग जैसा इंटरव्यू में कंसेप्ट आ जाता है तो उस समय क्या आप चाहते हो कि वो मेंस के समय से ही, क्योंकि आपको कुछ इंटरव्यू अच्छा होगा, बोलेगा आप अपनी मर्जी से कर लो। कुछ अगर बोल दिया कि बायोकेमिस्ट्री से ले लीजिए, किसी डेवलपमेंट बायोलॉजी से ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उस समय इंसान फंस जाएगा। तो आप मतलब क्या सजेशन देना चाहते हो कि पहले से प्रिपेयर कर ले हर यूनिट से एक एक टॉपिक, या फिर बाद में देखें? नहीं, पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि फिर उस टाइम तो टाइम ही बहुत कम मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। तो आप स्टार्टिंग से ही क्या करें, जब आप प्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप उस हिसाब से लेके चले, क्योंकि आप एग्जाम जो है वो टीचिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको हम्म। बाद में जाके बच्चों को टीचिंग ही करनी है, तो इस हिसाब से आप पढ़े कि आप डेमो टीचिंग हर हर यूनिट के हर क्वेश्चन, हर यूनिट के हर चैप्टर्स, मतलब आप मतलब उस हर हिसाब से यूनिट से करें भी कि अगर आप कोई हर। तैयार कर लेता है, मेरा कहने का मतलब है कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंट बायोलॉजी, बाकी हर यूनिट से एटलीस्ट एक एक टॉपिक आप तैयार करके हाँ रखें। जी, हर और यूनिट ऐसा के टॉप हर टॉपिक से आप डेमो टीचिंग 2 to 3 हाँ। मिनट्स का जो है वो बिना हाँ। देखे ऐसे डेमो टीचिंग टाइप से आप प्रिपेयर करें, ताकि तो एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना आए। वही बात है। तो ऐसा ये चीज है, मतलब जब आप आजकल क्या है, रील का जमाना है, तो मतलब रीलों में देखेंगे तो इंटरव्यू में ऐसे बताते हैं जैसे लगता है हम कोई वॉर लड़ने जा रहे हैं। तो कैसा इन्वायरमेंट होता है, मतलब एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है या स्पेशल जैसे मतलब आजकल होता है ना, जैसे बचपन में पूछा बेटा इंटरव्यू में ये पूछेंगे तुमसे, इसके लिए तैयार? क्या लगता है कि एकदम नेचुरल प्रोफेशनल होता है, या मतलब अलग अलग मतलब जो हम लोग मिथ सुनते रहते हैं वैसा कुछ होता है? नहीं, इंटरव्यू एकदम प्रोफेशनल होता है सर, एनवायरनमेंट भी वैसा ही होता है, और क्वेश्चंस भी वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछते हैं। कुछ एक वो जीके से पूछ लेते हैं, करंट में जो चल रहा है, लाइक जैसे हम्म। नेपाल में अभी चल रहा था प्रोटेस्ट, हम्म। ऐसे अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, या नहीं तो बाकी ये आपके बेसिकली इस सब्जेक्ट। तरह के क्वेश्चन बेसिकली इसलिए पूछे जाते हैं, जैसे अगर हमको अगर आप प्रोफेसर का, मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक जो टीचर जब क्लासरूम में एंटर करता है, एक तो उसका सब्जेक्टिव नॉलेज होता है, एक उसका ना दुनिया के प्रति पर्सपेक्टिव होता है, और वो टीचिंग के साथ ही डिलीवर करता है। अगर वो पर्सपेक्टिव अगर सही होता है तो स्टूडेंट का भी पर्सपेक्टिव उसका सही बनता है, क्योंकि नॉलेज जूलॉजी पढ़ाना एक अलग तरफ है, मगर ऐसा नहीं होता कि कोई क्लास में एंटर करेगा सिर्फ सेल बायोलॉजी का ही बात करेगा। थोड़ा बहुत जो इधर बात करता है उस पर्सनालिटी से क्या होता है, उसका जो व्यू पॉइंट है अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वो डिलीवर होके स्टूडेंट्स में जाता है। तो एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि आप किस मेंटालिटी के साथ उस क्लास में इंटर कर रहे हैं, बात समझे ना? तो जीएस का पूछने का हमेशा ये पर्पस होता है कि आपकी मेंटालिटी है। तो जीएस का क्वेश्चन जब भी आप आंसर देंगे तो आपको न्यूट्रल बन के देना है। ठीक है। आपका कास्ट, रिलीजन, देश, मतलब पॉलिटिक्स, मतलब इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो जीएस का पर्सपेक्टिव वहां पे जो पूछने का होता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको पता है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन बहुत नहीं आता, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंपॉर्टेंस दे के बात कर रहे हैं या किसी का बहुत ज्यादा निगेटिव। एक न्यूट्रल इवेंट की तरह से बात करें, उसकी सोल्यूशन पे बात करें, ना कि इस तरह का कभी भी इंटरव्यू में नहीं गलती करना है, क्योंकि वो आपको ये नहीं जज कर रहा है कि आपको नेपाल या चाइना का बारे में आता है या नहीं, वो ये देखना चाह रहा है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड या किसी रिलीजियस मोटिवेटेड उस तरह का माइंडसेट लेके आप तो नहीं आके बैठे हुए हैं। बात समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली वो डिलीवर कहाँ करेंगे, आप वो इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। बात समझ में आया? तो उसका लॉजिक यहाँ पे ये होता है। अभी और कोई सजेशन इंटरव्यू से रिलेटेड या पूरे इस एक असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड जो आप चाहते हो कि आगे वाले स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे आप? एक तो सर कंसिस्टेंसी बना के रखें, हर हम्म। टाइम जो है थोड़ा थोड़ा पढ़े। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन हमसे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है, तो उस वो सोच को वेस्ट ना करे पूरा दिन, कि आज तो मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप कई बार एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, 2 घंटे में भी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, कई बार आप 6-7 घंटे में भी कुछ नहीं पढ़ पाते हो। तो हमेशा मोटिवेटेड रहें कि नहीं, मैंने करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी। तो अपना पढ़ाई कंटिन्यू एक रखें, क्वेश्चन सबसे बड़ा, पीवाईक्यू मैं जरूर लगाएं। एक चीज है, मैं इस प्रोसेस से बड़ा मतलब मैं एग्जाम देखता था, मैं सच बताऊं, मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आता था,
तो मैं मतलब मेंटल मेरा बना हुआ था जब तक स्टूडेंट था कि इसमें करप्शन होगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा बायस कह सकते हो चाहे जो कहे, ठीक है, क्योंकि पहले ये एक एक दो दो पोस्ट का एक निकालते दो थे से तो एक मेंटल बना होता था नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट एक माइंड में आता था कि क्या ये एग्जाम फेयर होगा या नहीं होगा। मगर ये जो हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जिस पैटर्न के थ्रू हुआ है, जिस स्पीड से हुआ है, और जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मतलब क्योंकि उनको हम प्री से देख रहे हैं, मेन से देख रहे हैं, तो ये जो तरीके से एग्जाम हुआ है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप एज ए स्टूडेंट आप लोग को कैसा लगा? मतलब एक होता है कि सिलेक्शन हो जाना, अपना सिलेक्शन हो गया तो भाड़ में जाए दुनिया, उससे हमसे क्या मतलब है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रोसेस इस तरह का नीट एंड क्लीन प्रोसेस ना हमेशा मतलब स्पेशली हर जगह होना चाहिए, मगर इस लेवल के एग्जाम में तो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली इस पैटर्न से मैं बहुत मतलब खुश हूं मैं। ये जो पैटर्न है ये फर्स्ट टाइम हुआ है और ये बहुत ही हाँ। अच्छा पैटर्न था। हर जो जितने भी एजुकेटेड हमारे यंग हैं, जो भी है, उन सबका इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ, हम अगर मेहनत करेंगे, हमारा हम्म। टैलेंट है, हम हमारे कैलिबर है, तो हम जरूर सेलेक्ट होंगे। क्योंकि इसमें जो है बहुत फिल्टर लगे हैं। मान लो कि प्री एग्जाम है, प्री में एमसीक्यू है, आपकी आंसर शीट आपने भर रखी है, तो उसमें चलो हम्म। थोड़ा बहुत हो भी जाता है ऊपर हम्म। नीचे। तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, उसमें आपने लिख के आना है, आपकी राइटिंग है, आप आरटीआई लगा के कभी भी अपनी आंसर शीट जो है चेक कर सकते हो। हम्म। तो इस सब्जेक्टिव एग्जाम से जो है करप्शन बहुत ही कम हुआ है और इसमें काफी फेयर सिलेक्शन हुआ है। हाँ ना, वो क्योंकि देखा मैं भी तो है, अपना इसीलिए लगा मैं के बेसिकली चलती, सच मैंने बताऊं, मेहनत मैं की तो आपकी मुझे मिला। हरियाणा गवर्नमेंट को लिए थैंकफुल हम लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सच में फेयर एग्जाम होता है ना, तो पास और फेल होना दैट्स किसी की लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिन रोता है इंसान, उसके बाद अहेड हो जाता है। बट अगर फेयर होता है ना, तो सिस्टम के प्रति एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करने का ना, मतलब आपको भी ना अच्छे से सर्व करने का मन करे। बात समझ में आया ना? क्योंकि तब आपके कोई, जैसे आप कल मंत्री जी आपको आते हैं बोलते हैं कि ना ऐसे करो, तो आपको भी लगा होता है कि इस स्टेट ने मुझे कुछ दिया है, तो आपको भी वो सर्व करने का मन करता है। ये एक सच में है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दीनेस क्या होता है, दोनों तरफ से होता है। आपने अभी ईमानदारी से अपनी मेहनत से पाया ना, तो आपको भी मन करेगा कि मैं अपनी मेहनत से इस स्टेट को मतलब या कह सकते हैं कंट्री को अल्टीमेटली मैं किसी तरह से सर्व कर सकूं। सर, ठीक है। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप किस तरह का प्रोफेसर बनना चाहोगे? बहुत स्ट्रिक्ट वाला जो मतलब देख के ही आदमी कांप जाए, या फिर कुछ अलग सोच रखा है आपने कि मैं जब होगी तो मुझे कुछ अलग बनना है? अब मतलब आपके अंडर में जो कुछ पीएचडी वाले स्टूडेंट है वो घबराएंगे नहीं? नहीं, घबराएंगे नहीं। अब मैं तो सर वो थोड़ा जैसे मेरे सुपरवाइजर थे मैं वैसे ही बनूंगी। कुछ स्पेशल सुपरवाइजर जो होते बताइए, मतलब आप मतलब अपने आप का एक व्यू पॉइंट बता के देखिए कि आप इंटर कर चुके हैं और आपका 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, प्रोफेसर में। आज से 10 साल बाद आप अपने नजर में किस तरह का प्रोफेसर बनना चाहोगे? अब तो बन ही गए हो, अभी तो 1-2 साल तो आप ही सीखोगे कि कैसे क्या होता है। मेरा कहने का मतलब है आज से 10-12 साल पूजा कुहर, बेसिकली आपका कादियान यहाँ शो कर रहा है, बट हमारे पास जो नाम है आपका पूजा कुहर करके है। आप अपनी इमेज कैसे देखना चाहते हो उस फैटर्निटी के बीच में? क्योंकि सिलेक्शन हो जाना ये, अब आप लीग से हट गए, आपकी जो इमेज होगी आज से 10 साल आपके प्रोफेसर ग्रुप के बीच में होगी। जब कभी कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे तो बैंगलोर वाले भी आपको जाने की पूजा कुहर वहां पे हैं, लखनऊ वाले भी जाने, मतलब हर स्टेट का इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता रहता है। तो आप अपनी इमेज स्टूडेंट के बीच में, अपनी फैटर्निटी के बीच में, स्टूडेंट के बीच में तो जो बनेगी बनेगी, मगर अपनी फैटर्निटी के बीच में अपनी इमेज बनाना बहुत आसान काम नहीं होता है, ठीक है? तो आप उसको कैसे मनाओगे? एक तो सर जो टीचर होते हैं, उन टीचर का काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाना, ना कि सिर्फ ऐसे रोट लर्निंग कराना, सिलेबस ऐसे कवर करा दिया, सिलेबस कवर कराया और अपना चलते बने। हमारे जो टीचर्स थे, हमारे मेंटर थे जो, वो पर्सनल हम्म। और प्रोफेशनल हर तरीके से हमें मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे। जब भी हमें कोई हेल्प की जरूरत होती थी, हम पर्सनली जाके बात करते थे। तो मैं भी वैसी ही टीचर बनूंगी। मेरे लिए सब बच्चे बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा टॉपर है तो उसको ही मैं ज्यादा मतलब सपोर्ट करूंगी। हर बच्चे का अपना अलग टैलेंट होता है। इससे पहले भी मैंने जो है टीचिंग कर रखी है कॉलेज में, एमएससी के बाद, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। आज भी बच्चे अगर कहीं मिलता है मार्केट में या कहीं भी मिलता है, तो स्पेशली आगे पहले मिलता है, हेलो पूजा मैम कैसे हैं आप, ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ इसीलिए है कि हमने बच्चे को
काफी मेहनत करके पढ़ाया और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया। ऐसा नहीं कि आप गए, पढ़ाया, सुना बच्चों से और आ गए रोट लर्निंग एक करा चीज और के। मैं पूछूंगा, एक देखो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक जो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करेंगे, मान लिया एक आपके पास स्टूडेंट है एमएससी में है, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, एक पीएचडी की हम्म, करेगा, एक होगा इनका किसी में मन नहीं लगता, ठीक है? तो आप उसको कैसे मतलब उसका बिजनेस में मन लगता है, उसकी बाकी चीजों में मन लगता है। तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि इस तरह वाले स्टूडेंट को ना टीचर कहता है बेकार का है, किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, ठीक है? आप उस स्टूडेंट को भी कैसे ब्राइट नजर से देखोगे, और वो अगर बोलता है कि मैं सर ये पत्थर से मैं कुछ बना के बेचूंगा तो मार्केट में इतना पैसा कमाऊंगा, तो उस स्टूडेंट को आप मतलब नेग्लेक्ट करना चाहोगे, या उसकी जो व्यू पॉइंट है, उसका सोचने की तरीका है, उसको भी उसी के नजरिए से उसको बढ़ाना चाहोगे आप? उसको भी उसी के नजरिए से बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक अलग कैलिबर होता है, अलग टैलेंट होता है। हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक होता है। जरूरी हम्म, नहीं है हर बच्चा जो है वो टीचर ही बनेगा, साइंटिस्ट ही बनेगा। हर बच्चा जो है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, साइंस नॉलेज के हिसाब से कुछ भी कर सकता है, कोई नई मशीन बना सकता है, कोई हम्म। नए जो भी टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ भी कर सकता है। अगर सामने से कोई बच्चा ऐसा कुछ करना चाहता है तो मैं डेफिनेटली उसको बहुत बूस्ट करूंगी इस चीज के लिए कि आप जो करना चाहते हैं आप करो। बाकी बच्चे का, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट इनबिल्ट होता है, कुछ का टीचर को देख के आता है, टीचर क्योंकि आप को देख के ये भी बात काफी सच बच्चों में में होगी, इंटरेस्ट आता क्योंकि है कि मुझे ये करना चाहिए। क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं भले ही कोचिंग चलाता हूँ वो बात अलग है, मैं सब लोगों को गवर्नमेंट की तैयारी करते हुए नहीं देखना चाहता, मैं सच बताऊं, क्योंकि जॉब ही नहीं है, ठीक है? जो और भी नहीं जॉब नहीं है, और जब नहीं होता है ना किसी को, तो बहुत दुख होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये इंटरव्यू से मेरा कहने का मतलब है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, सब एग्जाम जो भी करते हैं, मगर लाइफ को एकदम नॉर्मल तरीके से देखो। होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी इस दुनिया और में कुछ और बहुत कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी है काम और करने के कुछ लिए, कर लेंगे, ठीक और है? कुछ। इसके साथ में मैम आपका थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमने बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी प्रिपरेशन में नहीं किया, हमारी 4 किताबें थी, वो भी आपको बाय लक मिली, ठीक है? थैंक सो मच बाय आपके लिए। लक और ठीक है ना, मतलब नहीं, ऐसा वो कोई। मैंने बहुत सर्च करके बहुत ढूंढ के तब मैंने ली है, वो बाय लक नहीं मिली है सर। ठीक दो है, तीन दिन मैंने इस चीज पे लगाया है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इसके लिए, आपको हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, ठीक है? ओके, थैंक वेलकम। यू। थैंक यू।